स्वागत आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ चारों मेहमान हैं। समीर चौगांकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा के जींद में थे और वहां उन्होंने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की, उसको हरी झंडी दिखाई। ये जींद से सोनीपत तक चलेगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ती है? प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल, इसकी खूबियां मैं आपको ट्रेन की बताता हूं, ये भी एक बड़ी आज की उपलब्धि है भारत की। लेकिन उन्होंने कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय हालात से जोड़ा? उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धि बताते हुए कि ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, उन्होंने कहा पहले स्टीम से चलती थी 18वीं सदी में ट्रेनें, 19वीं सदी में डीजल से चलने लगी, 20वीं सदी में, और 21वीं सदी आते आते जो है उसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये 100 साल पहले शुरू हुआ था भारत में, अंग्रेजों के जमाने से, कि ये जो डीजल से चलने वाली और कोयले से चलने वाली ट्रेनें हैं, इनको बिजली पे लाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि 2014 आते आते तक कितने परसेंट ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ भारत में? तो उन्होंने बताया मात्र 30%, कि मतलब 90 साल में 30% हम अपना जो रेलवे का नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन उसका कर पाए। और उन्होंने कहा कि बाकी के ये 12 साल में हमने उसको 99% पर ला दिया है। मतलब 1% से भी कम रह गए हैं वो कुछ एक इक्का दुक्का जगहों पर ट्रेनें जो अभी भी डीजल से चल रही है, वरना आज भारत में हर ट्रेन बिजली से चलती है, और अब तो ये हाइड्रोजन पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए कि 2014 से पहले जब देश का 70% रेल नेटवर्क डीजल पर निर्भर था, तब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा संकट आ गया होता तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। तो आप डीजल कहां से लाते हैं? तो आपका पूरा देश की रेल नेटवर्क डीजल पे चल रहा है, तो सारी ट्रेनें ठप हो जाती हैं। और ट्रेन ठप होने का मतलब समझिए भारत में कैसी अव्यवस्था जो है उस वक्त फैलती। सुनते हैं। जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से, भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती? देखिए, प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, ठीक ही होगा, बाकी उसमें और किया जा सकता है फैक्ट चेक कि क्या वाकई 2014 से पहले 70% हमारा रेल नेटवर्क जो है वो डीजल पर ही निर्भर था। और ये बात तो ठीक है, फिर अगर उस ऐसे में ये हालात बन जाते तो ट्रेनों पर असर पड़ता। अभी इस बीच हमने ये 4 महीने की लड़ाई में गैस की थोड़ी किल्लत देखी, पेट्रोल की कहीं कहीं डीजल की किल्लत देखी, ये तो नहीं सुना कि ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। ये बात तो फैक्ट है। अगर आज सारी ट्रेनें डीजल पे होती तो जरूर वो संकट जो है हमारे सामने खड़ा होता। तो वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो ये हमने डेवलपमेंट के कार्य जो है 12 साल में कितनी तेजी से किया, और दूसरा ये जो वॉर में जो कुछ परिस्थितियां बनी, इसको हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया, ऐसा सरकार का दावा है। जी त्रिपाठी। देखिए, चूंकि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया जाए। 1948 से 2014 तक 21,801 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 1948 से 2014 तक 21,801, और 2014 से 2025 तक, तो ये 26 वाला भी जुड़ गया होगा, 46,900 किलोमीटर। ये जो रेलवे रूट किलोमीटर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, जहां तक ये पहुंच गया है। देश के सारे राज्य 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। सिर्फ राजस्थान में थोड़ा रह गया है, असम में 2% रह गया है, तमिलनाडु कर्नाटक में थोड़ा बचा हुआ, और गोवा में कुछ बचा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका एक जरूरी आंकड़ा,
लगभग 14,000 करोड़ पर ईयर ये बचत हो रही है। अगर ये डीजल पर रहता तो ये मुश्किल हो जाती। और अगर इतने का डीजल लगता 14,800 हाँ, जितने मतलब 178 करोड़ लीटर, लीटर 178 करोड़ लीटर ये डीजल लग जाता, ये अगर कहें, अगर ओवरऑल इसको हिसाब किताब लगाना चाहे तो। ठीक है, तो अच्छा, अच्छी उपलब्धि है ये। अब ये ट्रेन की खूबी मैं बता देता हूं, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए कि ये ट्रेन है क्या। ये ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के सफर पर चलेगी। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है, फिलहाल थोड़ी लेकिन धीमी चलाई जाएगी, 75 किलोमीटर पर चलाई इसको चलाया जाएगा। और ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला भारत दुनिया का सिर्फ 5वां राज्य है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, यहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। और उसमें भी ये इंटरेस्ट बड़ी बात है कि इन सब देशों के अंदर 3 या मैक्सिमम 4 कोच लगाए जाते हैं। भारत में ये ट्रेन चल रही तो उसमें 10 कोच हैं। 14 स्टेशनों के बीच ये चलेगी, 75 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार के साथ चलेगी। और किराया इसका है 5 रुपए से 25 रुपए, इतना किराया इसका रखा गया है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेगी। उसमें मेड इन इंडिया वाला शेर आपने देख ही लिया था, प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा, पूरी तरीके से भारत में विकसित है। और 3200 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी है। और इतनी पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में नहीं है। अब आप बुनियादी सवाल, हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा यह है कि इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इससे आप वायुमंडल में कोई अतिरिक्त चीज नहीं छोड़ रहे हैं। इससे कोई पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन है ये, जीरो पोल्यूशन। आप सोचिए देश में अगर सारी ट्रेनें जीरो पोल्यूशन वाली हो जाए, हालांकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये पहली ट्रेन चली है, हम इस पर रिसर्च वर्क करते रहेंगे, इसको कम लागत इसमें इसको कैसे और डेवलप किया जाए, ये निरंतर इस दिशा में प्रयास होता रहेगा। लेकिन एक ये बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे की तरफ से, भारतीय इंजीनियर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। अब हॉर्मुज की बात चूंकि प्रधानमंत्री ने की, तो अमेरिका का एक दावा सुन लीजिए। ट्रंप साहब नहीं बोले, कल छुट्टी पे थे, तो उन्होंने व्हाइट हाउस के अपने प्रवक्ता को कहा कि आप जवाब दीजिए मेरी तरफ से। तो कैरोलाइना लिविटाइन, तो उन्होंने कहा कि वो मजाक सा ही किया उन्होंने, ये दुनिया के साथ मजाक है जो वो कह रही हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टोटली ओपन, पूरी तरह खुला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस ईरान को जाने वाले और ईरान से आने वाले जहाज नहीं जा पाएंगे। तो आपने खोला, आपके बयानों में खुला है वो। ईरान ने भी बंद किया हुआ है, वहां से कोई जहाज नहीं निकल रहा, कोई जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और कल तो ये खबर मैंने देखी है सर, यकीन मानिएगा मेरी खबर ही में ये, कि ईरान, अमेरिका के जो जहाज हैं वहां पे, ये जो शिप्स आसपास थे, उनको रेडियो पर कह रहे थे क्रॉस करो क्रॉस करो क्रॉस करो। उन्होंने गाली दी, अमेरिकन नेवी के कमांडर को गाली दी, वो मैं बता नहीं सकता, एफ वर्ड यूज करके के लिए जाएं, हाँ। कि मरने के लिए जाएं हमसे कह रहे हो निकलो निकलो। अमेरिकन नेवी चाहती है कि लोग वहां से खतरा लेकर के गुजरे, लेकिन नहीं गुजर रहे। और भारत की बड़ी खबर, इससे पहले जो खबर थी डीजीएमए वाली खबर, वो दे दीजिए मुझे। जी हाँ जी, डीजीएमए मतलब मैरीटाइम रूट्स के लिए हमारी अथॉरिटी जो बनी हुई है, उसने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमाम शिप ओनर्स, शिप मैनेजमेंट कंपनीज और शिप्स पर रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं करेंगी। अब भारत सरकार का आदेश मानिए कि हमारा कोई व्यक्ति उन जहाजों पर नहीं काम करेगा जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। भाई हमारे 13 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स वहां पर, और अमेरिका कह रहा है कि गुजर जाओ। अब आप सुनिए इन खबरों के बीच में आप सुनिए कैरोलाइना लिविट को, और मजाक नहीं तो क्या है। The president has proved not just to Iran but to the entire world that we can hit Iran anytime, anywhere, any place, and their ability to defend themselves has been essentially wiped out because of this president and Operation Epic Fury in the first place. The strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. सर एक पोल पूरी दुनिया का होना चाहिए कि वो अब लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं सच में। देखिए, ट्रंप साहब ने दुनिया में अमेरिका को इतना हंसी का पात्र बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान वॉर को लेकर। ट्रंप शुतुरमुर्ग बन गए, अपनी गर्दन उन्होंने बस रेत के अंदर डाल दी। उनको लग रहा है कि अब सब बढ़िया, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पा रहे हो। ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि यहाँ से बिना हमारे अनुमति से कोई निकलेगा नहीं। पहले आप कहते हो कि हमने कब्जा कर लिया है, हम 20% टैक्स लगाएंगे, तो ईरान आपसे मजा कहता है कि चलो अमेरिका 20% मांग रहा है, हम तो 15% पे जहाज़ों को डाला देंगे, 5% का डिस्काउंट हम देंगे।
इसके बाद भी फिर आप पलट जाते हो कि आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरीके से वहां ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ है, जहाज वहां से निकल नहीं पा रहे, वहां पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज वापस बुलाने शुरू कर दिए कि भाई जब तक नॉर्मल नहीं होगा हम नहीं भेजेंगे, और आप वास्तविकता समझने को तैयार नहीं हो। आप ईरान से बात नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप कब्जा करने की स्थिति में नहीं हो, और पूरी दुनिया के लिए नया संकट ट्रंप खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि ट्रंप को पूरी दुनिया के देश मिलकर समझाएं कि भाई आपकी ये जिद के चलते तमाम देश परेशान हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने जिद के भाषण में कहा है कि नया संकट फिर खड़ा होने जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये स्थिति चलती रही, जहाज वहां से नहीं निकलेंगे तो फिर दुनिया एक ईंधन के संकट में पड़ेगी। या तो अमेरिका ईरान को पूरा खत्म करे, वहां कंट्रोल करे, या फिर ट्रंप को समझाया जाए। आप देखिए, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और कृष्ण अर्जुन लड़ रहे थे, तो अर्जुन को कृष्ण ने एक बार कहा कि ये शत्रु जो है ब्रह्मास्त्र के योग्य है, तो इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो अर्जुन। तो जो गुंडागर्दी, जो दादागिरी ईरान कर रहा है, इसमें ट्रंप को दोष देने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये वाकई अब ब्रह्मास्त्र के योग्य है। न्यूक्लियर वेपन चलाए, न्यूक्लियर वेपन न भी हो तो न्यूक्लियर वेपन से वैसा जो विध्वंसक हो, ताकि एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ अमेरिका को ले जाए। इसमें एक अपडेट इंडिया के साथ है कि हमारे सबसे ज्यादा जो शिप्स है ना, हमारे रुके हुए इंडिया के 21%, जो पूरी दुनिया भर में हमारे या जिन पर हमारे सेलर्स हैं वो हमारे इंडिया के साथ, हाँ, जो भारत के लिए सामान ला रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। और सेलर्स तो बहुत ज्यादा है, सेलर्स तो बहुत ज्यादा है, सेलर्स तो बहुत ज्यादा है। सर पीओके में गजब हो रहा है, गजब मतलब गजब। हम रोज आपको एक स्टेटमेंट कम से कम कोशिश करते हैं सुनाए पीओके का, क्योंकि वो रोज एक डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। और अब तो कमाल बात कह दी, हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाएगा, ऐसा बयान दिया गया है। 40 दिनों से हजारों लोग दिन रात, बच्चे बूढ़े औरतें जवान, सब सड़कों पर हैं। और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसने 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान की सरकार को, हमारी मांगे मानो, वरना 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू होगा और वो तुमसे संभलेगा नहीं। अब जो बयान आया है उसको आप सुनिए। जो भारत कहता है एग्जैक्टली वो बात वहां के जो नेता इन प्रदर्शन के, उन्होंने कही है अपने मन से। पहले इन्होंने कहा था ये डिस्प्यूटेड नहीं, ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, पाकिस्तान ना कहे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उन्होंने कहा चलो तुम अगर इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी मानते हो, जम्मू कश्मीर को, कश्मीर के इस हिस्से को, तो यूएन का रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ले गए थे यूएन में, यूएन का रेजोल्यूशन कहता है पहले पाकिस्तानी फौज ये इलाका खाली करे, तो तुम खाली करो ये इलाका, पीओके से अपनी फौज को हटाओ, ये पीओके के लोग कह रहे हैं। इनसे आज फिर ये कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक तुम्हारी फोर्सेस ने यहां से निकलना है। तुम ये रीजन्स बाहर निकालते हो, या हम वो मुतालबा करें कि तुम अपनी सारी फोर्सेस उठाओ और यहां से बाहर निकलो, उसके बाद हमारा काम क्या है? लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्द कहते हो, कश्मीर के सारे अवाम दहशतगर्द हैं, हम सारे दहशतगर्द हैं। तुम मुहब्बे वतन हो, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में लोग जानते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर दिल खुश हो गया है सुन करके। ये भारत बोलता है, जब भी कोई प्लेबिसाइड की बात कहता है तो भारत यही तो कहता है अच्छा पहले पाकिस्तान खाली करे पीओके। नहीं, वहां तक तो पहुंच गए, हमारे लिए तो अच्छी ही बात है कि हम लोग कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात जैसी बात नहीं है, ये फैक्ट की बात होगी। फिर वही बात आ गई कि पीओके, तो हम लोग तो पीओके ही बोलते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान उसको उस तरह से बोलता है कि विवादित इलाका है। और जब वहां के लोग ये सब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सरकार को इस पर आना चाहिए रुख में कि भाई वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना। और मुझे नहीं समझता, हम लोग यहाँ पर मित्र लोग ही हैं, सब लोग जो बात करते रहते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो हिंदुस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में, वहां कहाँ चले जाते हैं, तो वो उनको ये भीड़ नहीं दिखाई दे रही है कि वो लोग कैसे लड़ रहे हैं, और उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। मतलब जैसे वहाँ की आर्मी और पुलिस जो बिहेव करती है उस पर भी काम करना चाहिए। इन्होंने कह दिया हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि इलेक्शन को लेकर लड़ाई है ना। पूरा जो इलाका है वो सड़कों पर है, देखिए आपके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह। दर्शकों के लिए मैं यूएन का रेजोल्यूशन बस ब्रीफ में 10 सेकंड में बता देता हूँ। वो पहला शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को यहाँ से हटाएगा, दूसरा भारत भी अपनी आर्मी को हटा लेगा, पहले पाकिस्तान हटाएगा, तीसरा भारत इतना न्यूनतम सेना रखेगा वहां पे, हाँ, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर, और फिर प्लेबिसाइट होगा, तब प्लेबिसाइट होगा। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान लेकिन क्या साजिश कर रहा है। वहां एक पुलिस वाले को पकड़ लिया लोगों ने और प्रोटेस्ट में उससे पूछा भाई तू कौन, क्या करने आया है यहां पर। फिर वो अपनी बीती खुद बता रहा है सारी कहानी। इसके हाथ में देखिए क्या है,
ये भारत की करेंसी है, भारत के नोट, 100-100 के नोट इसके हाथ में है। ये कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस में काम करता हूं, मुझे यहाँ भेजा गया है और मुझे ये कहा गया था कि ये इंडियन करेंसी की रिकवरी ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं इनके किसी लीडर से दिखानी है। वो नोट देके भेजा गया इसको, सुनिए आप। मेरा नाम एहतशाम है, 9427 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा कोर्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और कश्मीर मैं यहाँ पे इनके पास हूँ, इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए कुल मिलाकर ये है कि स्थितियां उधर बढ़ रही जिसमें भारत सरकार को थोड़ा हाथ लगाने की जरूरत है। लगा ही रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत है और बाकायदा इसको मतलब जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनलाइज करना है, कहां पहुंचाना है वो अलग बात है, उनके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट करके अब हम चीजें करें वो करना चाहिए। पाकिस्तान तो देखिए वो तो आतताई है, वो तो मतलब वो मुल्क पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क है, इसमें कोई बट नहीं है। और हमारे पास एक जो चीज है जो प्रूवन है कि वो वहां टेररिस्ट लॉन्च पैड चलाता रहा है। हम इस आधार पर उस पर और जहां संभव हो वहां उनको मदद भी करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद चलो, वो उस तरफ है जहां जिसको हम बार बार कहते हैं क्या वो अपनी कोई सरकार बना पाएंगे? अपनी सरकार उनकी बने, हमें मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करें, अपनी सरकार उनकी बने, इसकी तरफ हमें मदद करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, अब ये जो है इतना तो हो गया कि भाई ये अब मुक्ति चाहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान से, इतना तो उन्होंने देखा। चलिए सर, अब वापस कुछ अपने देश की खबरों पर लौटते हैं। कल एक खबर हमने की थी, उसके बाद वो खबर जो है आग की तरह बड़ी होती चली गई, फैलती चली गई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वाली कि वहां खबर क्या थी कि भाई 40 बिल्डिंगें बनी थी और उसमें से केवल 2 का नक्शा पास था और 38 इमारतें अवैध थी। इन 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मतलब इनको गिराने का नोटिस रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पर दे दिया गया। तो इस पर हमने भी ये कहा कि भाई गिराने की बजाय, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यूनिवर्सिटी है और वो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, इसका इस्तेमाल करें, चाहे सरकार अपने कब्जे में लेकर कराए, लेकिन गिराना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो इस पर अब कहानी खुली कि मामला क्या है। अच्छा, अदालत में जा रहा है मामला, तो वैसे तो ये बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं क्योंकि अदालत में चला जाएगा, तो डेफिनेटली अदालत इस पर फिलहाल रोक लगाएगी। अब ये है क्या मामला? अभी कैविएट लगा दिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि भाई हमको सुने बगैर आदेश पारित ना करें। आपके मन में भी आया था कि बन कैसे गई, तो बन कैसे गई का जवाब दिया वहां के डीएम ने। क्या जवाब दिया कि साहब ये बिल्डिंगें तब बनी थी जब जिला पंचायत के अंडर आता था ये एरिया, आरडीए के अंडर नहीं आता था, आरडीए की वहां तक ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। आज ज्यूरिसडिक्शन है, उस वक्त नहीं थी जब बिल्डिंगें बनी। तो फिर इनकी मंजूरी किसने दी? किसी ने नहीं दी। केवल 2 बिल्डिंगों की अनुमति जिला पंचायत से ली गई। तो अब प्रशासन यह कह रहा है कि जब तुमने 2 की मंजूरी ली तो तुमको मालूम था कि कानून के तहत यह काम करना है, तो बाकी 38 की क्यों नहीं ली? यह इसका लूप होल है। अब आप यह भी सोचिए कि यह मामला रोशनी में कैसे आया। यह और इंटरेस्टिंग बात है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, बड़ा अग्निकांड हुआ था। तो उसके बाद प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों का एक फायर ऑडिट कराया गया, फायर सेफ्टी ऑडिट फायर विभाग ने किया। तो फायर विभाग ने जब इसके नक्शे मांगे तो नक्शा था नहीं, क्योंकि नक्शा कभी पास ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये प्रशासन को बताया, तब प्रशासन को पता चला कि ये तो सारी इलीगली बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद ये जो है कार्रवाई करने की बात की। अब दानिश अंसारी जो अभी भी मंत्री हैं सर, अब नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता वो बता रहे हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। सुन लीजिए। जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था। उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना। और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। सरकारी जो जमीनें हैं उसको कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के नाम पे। जो गरीब लोगों के जमीनों को कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के बनाने के नाम पे। वक्फ की संपत्तियों पे भी कब्जा किया गया विश्वविद्यालय और बनाने के नाम पे। और सरकारी जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया। सरकारी जो रोड बनी थी पीडब्ल्यूडी, वो कह रहे हैं कि जमीनें कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई गई। सरकारी रोड जो पब्लिक रोड है उसको इसके अंदर दिखा दिया गया, और वो रोड भी ऐसी वैसी नहीं है, वो बड़ी चौड़ी सड़क है, पीडब्ल्यूडी ने बनाई और उसको कैंपस के अंदर दिखा दिया। सारी बातें ठीक है। अगर तो ये बिल्डिंग किसी और व्यक्ति की जमीन पे बनी है, किसी इंडिविजुअल की जमीन, तब तो समझ में आता है कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, उसकी जमीन उसको लौटाओ। लेकिन अगर ये मान लो सरकारी जमीन पे भी है
तो अब कोई वजह दिखती है आपको कि इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए? मैं कह रहा हूँ कि गलत होगा, उसको जो कार्रवाई, एक तो पनिशमेंट भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कुछ वो कर दें, जुर्माना लगा दें, लेकिन सरकार इसको एक्वायर कर ले और यूनिवर्सिटी जो है उसको चलाए वहाँ पर, या जो भी उसको काम करना है। एक यूनिवर्सिटी का काम ही वैसे ही सरकार के पास बहुत होता है, तो उस पर अगर वो कुछ काम कर सकती है तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, क्योंकि ये टूट भी जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, क्या मिल जाएगा। लेकिन ये तोड़क कार्रवाई के पक्ष में मैं उसका जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ना वो ध्वस्त होना चाहिए, भारतीय स्ट्रक्चर में हो तो ठीक है। ये क्या बात? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल है। सरकारी जमीन पर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो सकता है? तो भाई वो जिन लोगों ने पैसा दिया उनके मन मुताबिक बनाया ना। नहीं, सवाल यह है कि आपने गलत संपत्ति पर आपने कब्जा किया है ना, तो टूटना ही चाहिए। ऐसे तो 2 मस्जिद भी हैं उसके अंदर। हाँ, तो वो भी हटने चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। कब्जा करके सरकारी जमीन पर क्यों आपने एक किया? चूंकि उस समय मुलायम सिंह का तो इस्लामिक नहीं हो तो आपको ठीक लग रहा है? हाँ, जिस बिल्डिंग पे गुम्बद नहीं है उसको छोड़ दें। मैंने कहा कि वो उसी रूप में बनाया गया, उसी दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए इसको हटाना चाहिए। बताइए समीर जी। नहीं, मुझे लगता है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, सरकार अगर 38 बिल्डिंग तोड़ने की जाएगी तो सरकार का तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होगा तोड़वाने का। नहीं, वो तो इनसे वसूल लेंगे। वो कहा है उन्होंने कि इनसे जगह कब्जा कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बने, सरकार उसमें स्कूल खोले, अस्पताल खोले, गेस्ट हाउस बनाए, अपने सरकारी कार्यालय खोले। आज सारी कहानी विस्तार से सामने आई है। देखिए, मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। जो ऐसी इमारतें हैं जो वहां के रामपुर विकास प्राधिकरण के सड़क, पुल, किसी जरूरी सुविधा उसकी राह में बाधा है, उसको आप तोड़ दीजिए। ठीक है। जो अच्छी इमारतें हैं उनको कब्जा कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। वैसे भी ये जो विश्वविद्यालय बनाया था उसमें कोई उस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी जो छात्रों को बहुत अच्छा विद्यार्थी बना पाए। वहां उनके मन में रहा होगा कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का, कोई बड़ा इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाने का, लेकिन वो कोई ऐसा विश्वविद्यालय का काम वहां हो नहीं रहा था। और फिर मैं कह रहा हूं ये मतलब परंपरा में बदलना चाहिए। जैसे कई जगह होता है कि उसको कब्जा करते हैं, ढहा देते हैं। अगर है तो भाई उसको आप क्यों उसकी खिड़की और दरवाजा तोड़ देते हैं, कहते हैं टूट गया, वो पड़ा रहता है अबंडन की तरह। आप उसको कब्जा कीजिए, उसको दूसरा नाम दे दीजिए, आप उसको प्रशासनिक भवन बना दीजिए, आप उसको विद्यालय बना दीजिए, आप उसको दूसरे काम मिला दीजिए। और इतने बड़े एरिया में है कि बहुत सी जगह है वो काम आ सकती है। वैसे बस ठीक है सर, ब्रेक का समय भी हो गया, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पढ़ाई उस रूप में पढ़ाई नहीं होती है। 2006 से ये है, 250 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। विज्ञान, लॉ, एजुकेशन, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, यूनिवर्सिटी है तो उसके पास यूनिवर्सिटी वाला काम देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कोर्स पढ़ाए जाते हैं, प्रोफेसर और जो वहाँ के लोग हैं क्या हैं, क्योंकि रामपुर यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से कभी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं, विवाद के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया।